अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं मेहराबी दीवार के साथ लग कर खिसकता हुआ सतून के पास पहुंचा। ये सतून नहीं बल्कि एक छोटी सी मचान थी जो छत से बहुत नीचे तक गई हुई थी। मेरे लिए बेकार थी। वक्त गुजर रहा था, मुझे वापस जाने की पड़ी थी। आधे से ज़्यादा काम मुकम्मल कर चुका था, लेकिन पांचवीं सुरंग में बम लगाने भी ज़रूरी थे। छत तक मैं नहीं पहुंच सकता था। मैं सुरंग की दीवारों को आंखें खोलकर अंधेरे में देखने लगा। एक जगह मुझे सीमेंट के थैलों का ढेर दीवार के साथ लगा हुआ दिखाई दिया। यहाँ बम लगाया जा सकता था, मगर खतरा था कि सीमेंट की वजह से बम ज़्यादा तबाही नहीं मचा सकेगा। मैं दीवार टटोलता आगे बढ़ा तो मेरा हाथ एक जगह दीवार के एक शगाफ के अंदर चला गया। मैंने गौर से देखा, यहाँ से दीवार की दो तीन ईंटें उखड़ी हुई थीं। उसके अंदर काफ़ी जगह थी। मैंने खुदा का नाम लेकर उस शगाफ के अंदर तीसरा बम भी पहलू में एक जानब लगा दिया और एहतियात के तौर पर उसके ऊपर ज़मीन से एक छोटी सी ईंट उठाकर रख दिया। इस काम से फारग होते ही मैं वापस मुड़ा, सुरंग के दिहाने पर आकर लेट गया और कोहनियों के बल रेंगता हुआ सुरंग से निकलकर झाड़ियों की तरफ चला गया। वहाँ से दरख्तों में आ गया और ऊंची सूखी घास में से रेंग रेंग कर गुजरता शुमाल मशरक की जानब जो दरख्तों की छोटी सी तलेड़ी थी, वहाँ पहुँच कर रुक गया और घास में लेटा रहा। मैंने अपने मिशन के खैरियत के मुकम्मल हो जाने पर खुदावंद का शुक्र अदा किया और थोड़ा सा दम लेकर ऊपर से होता हुआ अपने क्वार्टर की दीवार के पीछे आ गया। फिर मैंने दीवार फांदी और अपने क्वार्टर के आंगन में जा गिरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इस पलवे की 3 सुरंगों में 18 तबाहकुन बम लगा दिए हैं। क्वार्टर में आते ही मुझ पर थकन तारी हो गई। छिली हुई कोहनियों का दर्द भी जाग उठा और जहाँ जहाँ गर्दन और बाजों पर मच्छरों ने काटा था, वहाँ भी खारिश शुरू हो गई। लेकिन मैं अपनी कामयाबी पर इस कदर खुश था कि इन बातों की तरफ मैंने कोई तवज्जो नहीं दिया। वैशाली जाग रही थी। उसने मुझे क्वार्टर के सहन में कूदते देख लिया था। उसने फौरन कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर आते ही बेदम सा होकर चरपाई पर लेट गया। जब मैंने उसे बताया कि मैं सारे के सारे बम महफूज मकामात पर लगाया हूँ, तो उसे यकीन नहीं आया। यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था। कोठड़ी में मोमबत्ती जल रही थी। वैशाली ने थर्मोस में चाय डालकर मुझे दिया। गर्मा गर्म चाय पीकर मेरा जिस्म गर्म हो गया। फिर मैंने वैशाली से कहा, कल दिन में 1 और 1:30 बजे के दरमियान अगर मेरे लगाए हुए बम फट गया तो यहाँ तबाही मच जाएगी। वैशाली ने कहा, इसका मतलब है कि हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि हम बमों के फटने तक इस वादी से दूर जा चुके हों। बाहर अंधेरे और खामोशी में एक जीप तेजी से गुजर गया। हम एक दूसरे को तकने लगे। वैशाली ने जल्दी से मोमबत्ती गुल कर दिया। ये कौन हो सकता है? ये सारा इलाका फौजी है। कोई सिपाही किसी काम से गुजरा होगा। हमारे कान बहर लगे थे। इसके बाद गहरी खामोशी छा गई। वैशाली ने आहिस्ता से कहा, कहीं मेजर मर तो नहीं गया? आज मैंने उसे पूरी बोतल पिला दी थी। अगर वो मर भी गया है तो आधी रात को उसके बेडरूम में कोई नहीं जा सकता। किसी को क्या पता कि वो मर गया है। वैशाली ने सरहाने के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर अपनी कमीज के अंदर छुपा लिया और बोली, मेरा ख्याल है अब हमें एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। हमारा मिशन वैसे भी मुकम्मल हो चुका है। ज़रूरी तैयारी कर लेने के बाद हम कमरे का दरवाज़ा खोलकर शहर में आ गया। यहाँ से दीवार की तरफ गया। पहले वैशाली ने दीवार फांद दिया, उसके पीछे मैं भी दीवार फांद कर झाड़ियों में बैठ गया। हमने बैठे बैठे इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। चारों तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी थी। हमने देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मैंने वैशाली को आगे बढ़ने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद हम गिरिजन के इलाके से निकलकर अपने मोहसिन मुसलमान देहाती के मकान की तरफ जा रहे थे। हमारा मोहसिन देहाती उस वक्त सो रहा था। हमने उसे उठाया और अपने कपड़े मांगे। वो आके मलते हुए उठा और बोला, क्या तुम लोग जा रहे हो? नहीं मियाँ जी, जाएंगे कहाँ? हमें तो अब इसी गांव में रहना है। मेजर साहब ने हमें ऊपर शहर एक ज़रूरी काम भेजा है। हमने सोचा कि ऊपर सर्दी होगी और दूसरे गर्म कपड़े पहन लेते हैं। मुसलमान देहाती ने कोई एतराज़ ना किया और हमें हमारे सियाहों वाले कपड़े की गठड़ी ला कर दे दिया। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकलकर रत्ती झाला कस्बे को जाने वाली सड़क पर आ गए। अंधेरे में हमने देहाती लिबास उतार कर सियाहों वाला लिबास पहना। देहाती लिबास की गठड़ी बनाकर उसे नीचे एक खड्ड में गिरा दिया और उस पहाड़ी खो में आ गया जहाँ अपना ब्रीफ केस पत्थरों के पीछे शगाब में वहीं पड़ा था। मैंने ब्रीफ केस में मुतलका कागजात और नक्शा निकाल कर
उसे वहीं आग लगा कर जला दिया। अब हमारे पास सिवाय 2 पिस्तौलों, कुछ गोलियों और जहरीले सिगारों के सिवाय और कोई काबिल तरह चीज़ नहीं थी। सिगारों पर किसी को शुबा नहीं हो सकता था। पिस्तौल हम जहाँ चाहते फेंक सकते थे। अब पू फट रही थी। पोशाली ने कहा, रत्ती झाला कस्बे के आगे जाकर हमें मंडी जाने वाली लारी मिलेगी। मंडी से हम सुधर नगर और फिर बिलासपुर से होते हुए शिमले पहुंच जाएंगे। मैं महज बात में सर हिला कर रह गया। जाहिर है उसे क्या कहता। सपहर 3 बजे जब हमारी लारी बिलासपुर और शिमले के दरमियान एक जगह रुकी तो एक उधेड़ उम्र देहाती लारी में सवार हुआ। उसने दूसरे मुसाफिरों को बताया कि रत्ती झाला का बंद टूट गया है, कई फौजी मारे गए हैं। हमारे दिलों में यह सुनकर सुकून की गहरी लहर उतर गई। मैंने पोशाली का हाथ आहिस्ता से दबाया, गोया मैं उसे मुबारकबाद दे रहा था। एक बहुत बड़े जहनी तनाव से हमें निजात मिल गई थी। अब यकीनी बात थी कि शिमले की चेक पोस्ट पर लारी के मुसाफिरों से पूछगछ की जाएगी। मैं खिड़की में से बाहर देखने लगा। शिमले के मज़ाफ़ात शुरू हो गए थे। मैं इस लारी के साथ शिमले में दाखिल नहीं होना चाहता था। चुनाचे मैंने एक चौकी का इंतखाब कर लिया और लारी रुकवा कर पोशाली के साथ उतर गया। लारी आगे बढ़ गई। हम ढलवानी पकड़ नडी पर हो लिए, जो पहाड़ी के पीछे से होती हुई शिमला शहर की फ्रूट मार्केट में जा निकलती थी। हम बाजार इस तरह चल रहे थे जैसे सियाहों की तरह सैर कर रहे हों और मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों। पोशाली ने पुरमसरत लहजे में कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाब रहा। मैं ऊपर शिमले की इमारतों, गिरजाघर के मीनार और डाक खाने की ऊंची दीवारों को देख रहा था। मैंने कहा, अब हमें फ़ौरन अपने होटल पहुंचना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम शिमले में दाखिल होते ही मुझसे अलग होकर अपने होटल चली जाओ। तुम अब मुझसे शिमले में नहीं मिलोगी। हमारी मुलाकात अब दिल्ली में कहीं हो सकती है। सजाता का क्या बनेगा? वो हमारे साथी एजेंटों की हिरासत में है। आज रात मैं उसे एक सोचे समझे ड्रामे के जरिए एजेंटों से छुड़ा कर ले आऊँगा और फिर कल किसी वक्त उसे साथ लेकर दिल्ली रवाना हो जाऊँगा। पोशाली मेरे पीछे पहाड़ी पगडंडी पर चल रही थी। उसने कहा, मैं दिल्ली पहुंचकर किसी न किसी तरह तुमसे रब्ता कर लूँगी। इस तरह बातें करते हुए हम एक चढ़ाई चढ़ते हुए शिमला की फ्रूट मार्केट में पहुंच गए। एक आदमी दुकानदार को रत्ती झाला डैम की तबाही का हाल बता रहा था। मैंने सामने देखते हुए दबी जबान में पोशाली से कहा, अलग हो जाओ। पोशाली ने अपनी चाल सुस्त कर लिया और मुझसे अलग होकर एक फल वाले की दुकान पर जाकर फल देखने लगी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दिया और शिमले की माल रोड पर होता हुआ अपने होटल आ गया। होटल का हिंदू मैनेजर उस वक्त वहाँ नहीं था। मैंने काउंटर से चाबी लिया और अपने कमरे में आ गया। कपड़े उतारे, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, दूसरे कपड़े पहने, खाना मंगवा कर खाया और दरवाज़ा अंदर से बंद करके ऐसी गहरी नींद सोया कि जब आँख खुली तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। जल्दी से उठकर बत्ती रोशन की। घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि मेरे आदमियों को भी डैम की तबाही का इल्म हो गया होगा और वो मुझसे रब्ता करने वाले हैं। मैं अपने कमरे से बाहर न निकला और काफ़ी मंगवा कर पीता रहा। फिर रेडियो खोल कर खबरें सुनी। खबरों में बताया गया कि हमसाया मुल्क के किसी तकरीबकार ने रत्ती झाला डैम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, मगर उसे मौका पर ही फौज ने पकड़ लिया। डैम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ सिपाही जख्मी हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इस खबर ने साबित कर दिया कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। उस देहाती की खबर सच्ची थी जिसने रास्ते में लारी में सवार होने के बाद मुसाफिरों को बताया था कि रत्ती झाला डैम फट गया है और सैकड़ों फौजी मारे गए हैं। और रात के 11:15 बजे तो वादी की तरफ खोलने वाली खिड़की पर किसी ने मखसूस अंदाज में 3 बार टक टक किया। मैंने जल्दी से उठकर खिड़की खोल दिया। एक आदमी अंदर आ गया। उसने खिड़की बंद करके मुझे सीने से लगा लिया। मुबारक हो, तुमने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। नुकसान कितना हुआ है मैं ये मालूम करने को बेताब हूँ। मैंने दरियाफ्त किया। डैम के 6 स्पलवे तबाह हो गए हैं। काफ़ी सिपाही भी मारे गए हैं। हमारे मुखबर ने हमें बताया है कि अब उस डैम की मरम्मत में कम से कम 6-7 माह लग जाएंगे। हमें इतनी ही मोहलत चाहिए थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और पूछा कि सजादा किस हाल में है। उसने कहा, हमने उसे कैद में डाल रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मेरे साथ चलो और हमारे आदमियों के साथ एक ड्रामाई झड़प के बाद उसे रिहा करके ले जाओ, क्योंकि हमें अब आगे जाना है। हम यहाँ नहीं रह सकते।
میں نے کہا मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कमरे से निकलने के लिए खिड़की का रास्ता इस्तेमाल किया गया। वो मुझे अंधेरों, घाटियों और खाइयों में से गुजार कर एक ऐसी जगह ले आया जहाँ चीड़ के दरख्तों में एक लकड़ी का छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था। यहाँ उसने सीटी की एक मखसूस आवाज़ निकाली, जिसे सुनकर अंधेरे में 3 आदमी वहाँ आ गया। उनमें से 2 के पास स्टेन गन्ने थी। उसने हमें समझाना शुरू कर दिया कि सजादा को किस तरह छुड़ाना होगा। जब सारी बातें तय हो गई तो वो अंधेरे में गायब हो गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं क्वार्टर की तरफ बढ़ा। एक तरफ से किसी ने बुलंद आवाज़ में ललकार कर कहा, कौन हो तुम? मैंने भी तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक चिल्ला कर कहा, खबरदार, पुलिस हमारे साथ है। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो और हथियार फेंक दो। अपने एजेंट ने बता दिया था कि क्वार्टर के अंदर मेरी होने वाली बीवी सजादा जाग रही है और वो मेरी आवाज़ सुन लेगी और हमारा आदमी वहाँ उसे अंदर बता भी देगा कि तुम्हारा मगेतर तुम्हें छुड़ाने के लिए आया है, मगर हम उसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं क्वार्टर की तरफ दौड़ा। 2 आदमी मुझसे गुत्थम गुत्था हो गए। फायर करने की इजाज़त नहीं थी। हम इस तरह मसनूई लड़ाई लड़ते क्वार्टर के दरवाजे की तरफ आ गए। अंदर से किसी ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझ पर पिस्तौल तान लिया। इस दौरान में एक आदमी अपने आप मेरे काबू में आ गया। मैंने उसकी कमर के साथ अपनी उंगली लगाकर कहा, मेरे पास भरा हुआ पिस्तौल है। अगर तुमने हथियार ना फेंका तो मैं तुम्हारे आदमी को गोली मार दूंगा। वो मेरी जद में है। ये सब कुछ सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। क्वार्टर के दरवाजे में खड़े हुए अपने आदमी ने स्टेन गन नीचे फेंक दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, सजाता बाहर निकलो, जल्दी करो। सजाता घबराई हुई थी। वो जल्दी से बाहर निकली। उसके बाल खुले थे। अंधेरे में उसने मुझे देख लिया था और रोते हुए बोली, किशन, मुझे इन जालिमों से बचा लो। मैंने दुश्मन की पीठ पर उंगली रखी हुई थी। सजादा से कहा, मेरे पीछे आ जाओ सजादा, घबराओ नहीं, पुलिस आ रही है। मैंने सजादा को जो ही एक हाथ से थमा। मंसूबे के मुताबिक सारे गुंडे यानी अपने आदमी एकदम भाग खड़े हुए और अंधेरे में गायब हो गए। मैं उनकी तरफ लपका तो सजादा ने मुझे पकड़ लिया। भगवान के लिए इनका पीछा न करो, यहाँ से भाग चलो, ये लोग बड़े जालिम हैं। मैं भी यही करने वाला था। मैंने सजादा को साथ लिया और हम भागते हुए इस इलाके से निकलकर हम प्रेयल होटल की तरफ चले। सजादा की सांस फूल गई तो वह वहीं बैठ गई और हाँफते हुए बोली, मुझसे अब नहीं भागा जाता। मैंने उसे अपने साथ लिया और उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, भगवान की बड़ी कृपा हुई है सजादा। मुझे एक मुखबर ने खबर दी थी कि गुंडों ने तुम्हें इस जंगल में छुपा रखा है। तुम्हारे बगैर मैंने बड़ी परेशानी में दिन गुजारे हैं। सजादा ने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, मेरा दिल कहता है कि तुम आकर मुझे ज़रूर इन लोगों से छुड़ा लोगे। वो उठी और मेरे साथ तेज तेज कदमों से चलने लगी। अपने कमरे की चाबी मेरी जैकेट में थी। मैं उसे खिड़की में अंदर जाने की बजाय होटल की लॉबी की तरफ से काउंटर पर ले आया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया। इत्तफाक से होटल का हिंदू मैनेजर काउंटर पर रजिस्टर खोले उस पर कुछ लिख रहा था। हमें देखकर हैरान सा हो गया। फिर बोला, महाराज जी, शर्मिती जी मिल गई, भगवान ने बड़ी दया की। मैंने कहा, बस किसी पिछले जन्म का नेक कर्म हमारे काम आ गया है भाई जी। मैं सजादा को अपने कमरे में ले गया। उसका सामान मैंने अपने कमरे में रख दिया था। सजादा कमरे में आते ही रोने लगी। मैंने उसे तसल्ली दी कि जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे थे, मगर मैंने आकर तुम्हें उनके चुंगल से छुड़ा लिया। मैंने थाने सिख के एसएचओ को फ़ोन करके बता दिया कि सजादा मिल गई है। सिख के एसएचओ हैरानी से बोला, महाराज आपने तो कमाल कर दिया। अब थाने आकर रिपोर्ट लिखवाना मत भूलिएगा, हम केस दाखिल दफ्तर कर देंगे। सजादा ने पूछा, तुमने वहाँ कहा था कि पुलिस मेरे साथ है? मैंने हंसते हुए कहा, वो तो मैंने गुंडों पर रोप डालने के लिए कहा था। ऐसा ना करता तो वो भी हथियार ना फेंकते। सजादा ने माता जी के बारे में पूछा कि उनकी हालत कैसी है। मैंने कहा वो परेशान थी, बाकी घर वाले भी यहाँ आना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं अकेला ही सजादा को बरामद कर लूँगा। सजादा ने उस वक्त अपने माता पिता को घर फ़ोन करके बता दिया कि यानी मैंने उसे गुंडों से छुड़ा लिया है और बिल्कुल खरिया से हूँ। माता पिता की जान में जान आ गई। मैंने भी ऐसे बात किया और कहा कि मैं सजादा को लेकर काले शिमले से रवाना हो रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने थाने जाकर सजादा की बरामदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। गुंडों के बारे में बताया कि जंगल में एक क्वार्टर में उन्होंने सजादा को कैद कर रखा था। यह भी प्रोग्राम के मुताबिक था, क्योंकि अपने एजेंटों ने कहा था
कि वो हमारे जाने के बाद वहाँ से फरार हो जाएंगे। पुलिस उन्हें कभी तलाश नहीं कर सकेगी। होटल वापस आकर मैंने अपने ऑफिस फ़ोन करके अपने बॉस तिवारी को बताया कि मैंने पुलिस की मदद से सजादा को गुंडों से छुड़ा लिया है और अब मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। शिमले जो दिन के वक्त अखबार पहुंचे उनमें रत्ती झाला डैम की तबाही के बारे में इतनी खबर छपी थी जो ऑल इंडिया रेडियो ने रात ब्रॉडकास्ट की थी, मगर शिमले में हर जगह डैम की तबाही की बातें हो रही थी। उनकी बातों से अंदाज़ा होता था कि डैम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और भारी जानी नुकसान हुए है। दोपहर का खाना मैं और सजाता ने एक होटल में खाया। वो भी डैम की तबाही की बातें करने लगी। मैंने कहा, यह तकरीबकारी है सजाता। भगवान ने चाहा तो हम तकरीबकारों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने 3 बजे से दोपहर की फ़्लाइट से दिल्ली के लिए 2 नशिस्तें मखसूस करवानी चाहिए, मगर उसी फ़्लाइट में मुझे जगह न मिल सकी। आखिर 7 बजे शाम की फ़्लाइट में हमें 2 सीटें मिल गईं और हम शिमले से दिल्ली की तरफ परवाज़ कर गए। दिल्ली में पहुंचते ही सजादा को लेकर सीधा उसके घर पहुंच गया। उसके माता पिता बहन भाई तो उसे देखते ही उसे लिपट गया। कोई चूम रहा था, कोई गले लगा रहा था। सजादा की माता ने फौरन हम दोनों की आरती उतारी, माथों पर तिलक लगाया। मैंने बड़े जोशो खरोश के साथ सजादा को कुंडों से बरामद करने की ड्रामाई कहानी सुनाई। मेरी बहादुरी पर हर कोई आश्चर्य कर रहा था। रात गए मैं सजादा के घर से अपने मकान में आ गया। मेरे मकान पर सिवाय गोरखा चौकीदार के और कोई खैर मकदम करने वाला नहीं था। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और सो गया। अगले रोज़ दफ्तर पहुंचा तो वहां की फिजा में एक खास किस्म की पुरसरासी महसूस किया। बॉस और दूसरे अफसरों ने मुझे सजादा की बरामदगी पर मुबारकबाद दी, मगर मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं। बहुत जल्द ये बात खुलकर सामने आ गई कि इसकी वजह रत्ती झाला डैम की तबाही और भारतीय फौज का जानी नुकसान था। मिस्टर तिवारी ने दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने कमरे में बुलवाया। खंदा पेशानी के साथ मुझे थर्मोस में से काफ़ी निकाल कर पेश किया और इधर उधर की दफ्तरी बातें शुरू कर दी। फिर अचानक मेरी तरफ घूरते हुए बोला, कैप्टन मेहता, 3 अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थे? यह सवाल इतना अचानक था कि मेरा तजर्बा और खुद एतमादी मेरे साथ ना होती तो मेरे कदम उखड़ गए होते। एक सेकंड से भी कम वक्त में समझ गया कि यही वो रात थी जिस रात चंपावादी का डैम बम के धमाके से उड़ा दिया गया था। मैं छत की तरफ देखने लगा जैसे तारीख याद कर रहा हूँ। फिर तिवाड़ी की तरफ देखकर बड़े नॉर्मल अंदाज में कहा, 3 अक्टूबर की रात को मैं कालका शहर से 7 मील नीचे करगाली गांव में गुंडों के ठिकाने के सुराग लगाने के सिलसिले में गया हुआ था। यही वो जगह है जहां मुझे इतला मिली थी कि सजादा को अगवा करके रखा गया है। यह मैं बड़े एतमाद के साथ एक ही जुमले में बोल गया। करगाली गांव का नाम भी मैंने यूं ही बोल दिया था, लेकिन यह नहीं जानता था कि कम बखत तिवाड़ी शिमले के इर्द गिर्द के सारे इलाके की चप्पा चप्पा ज़मीन से वाकिफ था। सिगरेट सुलगाते हुए बड़े इत्मीनान से उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दिया और बोला, कालका के नीचे करगाली नाम का कोई गाँव नहीं है। कहो तो मैं तुम्हें कालका के आसपास के सारे गांव के नाम गिनवा दूं। यह शख्स मुझसे क्या उगलवाना चाहता था? एक लम्हे के लिए तशवीश की एक हल्की सी लहर मेरे चेहरे के ऊपर से होकर गुजर गई, लेकिन मैंने उसी लम्हे पहले अपने आप को संभाल लिया था। सर, मुझे उस गांव का नाम ठीक से याद नहीं रहा। श्रद्धाली या करशाली, कुछ इस किस्म का नाम था उस गांव का। तिवाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो होगा कोई गाँव। काफ़ी और डालूं कैप्टन मेहता? उसने थर्मोस का डाट खोलते हुए कहा। जी नहीं शुक्रिया, मैंने कहा। तिवाड़ी ने थर्मोस में से अपने प्याले में काफ़ी उंडेली और थर्मोस को बंद करके पीछे तपई पर रख दिया। कैप्टन मेहता, शायद तुम्हें इल्म हो गया। मेरा मतलब है तुमने अखबारों में तो रत्ती झाला डैम की तबाही की खबर ज़रूर पड़ी होगी। मैंने तशवीश के तासुरात चेहरे पर पैदा करते हुए कहा, हाँ सर, मैं शिमले में सजादा को लेकर आ गया था कि वहाँ मैंने रेडियो पर खबर सुनी। सर, हमारा कितना नुकसान हुआ है? तिवाड़ी अब भी मेरी आंखों में आंखें डाले हुए मुझे घूर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि वो मेरे दिल की गहराइयों में छुपे हुए सरबस्ता राजों तक पहुंचना चाहता है। कहीं इसे शक तो नहीं हो गया? मैंने इस ख्याल को फौरन जहन से निकाल दिया और इससे पहले कि वो मेरे सवाल का जवाब दे खुद ही बोल उठा, हमारे रेडियो ने तो ज़्यादा नुकसान नहीं बताया। तिवाड़ी ने आंखें मेरे चेहरे से हटा लिया और एस्ट्रे में सिगरेट की राख झाड़ते हुए एक लंबी सांस लिया और कुर्सी की पूंछ से टेक लगा लिया। कुर्सी की चिरचिराहट मुझे अपने दिमाग में सलाखों की तरह घुसती महसूस हुई। तिवाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए कहने लगा, हाँ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बस पूरा डैम तबाह हो गया है और 50 फौजी हलाक हो गए हैं।
मैं दिल में हैरान हुआ कि वहाँ तो 4-5 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये 50 फौजी कहाँ से हलाक हो गए हैं। मैंने इस तरह से चेहरा बना लिया जैसे मुझे डैम की बर्बादी का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ हो। सारे ये ज़रूर तखरीबकारी का केस है। हमसाया मुल्क के आदमियों ने हमारे डैम को तबाह किया है। उनकी वजारत ने तो शुरू दिन से वह मेला मचाना शुरू कर दिया था कि इस डैम की तमीर से हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तेवाड़ी की तेज निगाहें मेरे चेहरे को टटोल रही थीं। उसके होंठ फीकी मुस्कुराहट के साथ फैले। कहने लगा, हमसाया मुल्क के तकरीबकारों को कहाँ तलाश किया जा सकता है कैप्टन मेहता। ये एक अजीब सा सवाल था। तिवाड़ी बड़ा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर था। वो मुझसे ये क्यों पूछ रहा था। बात बिगड़ती दिखाई दे रही थी। मुझे अपने इर्द गिर्द दबाव सा महसूस होने लगा। मैंने कहा, सर, ये तकरीबकार जम्मू कश्मीर की वादी में सरहद पार करके आते हैं। हमें वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर देनी चाहिए सर। क्या ये केस हमें रेफर किया गया है। तिवाड़ी का चेहरा पत्थर की तरह संजीदा हो गया। कहने लगा, मिस्टर मेहता, ये केस हमें रेफर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान को रेफर होगा। तिवाड़ी की ज़बान से अचानक पाकिस्तान का नाम सुनकर मैं सर से पांव तक एक लम्हे के लिए सुन हो गया। फिर ख्याल आया कि आखिर मैं भी हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ। यह मुझे इस तरह अपने दम में गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेरे खिलाफ वहाँ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। मैंने भी लहजा ज़रा सख्त करते हुए कहा, सर, क्या आप मुझ पर तंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक दफ्तरी ज़ाब्ते की बात की थी। तिवाड़ी ने फ़ौरन अपना लहजा बदल लिया। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कुर्सी की पूंछ से टेक लगाते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम तो बुरा मान गए। मेरा मतलब यह था कि तुम एक तजर्बाकार ऑफिसर हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा महकमा सेंट्रल खुफिया पुलिस का है। देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, देश की साख को इतना ज़बरदस्त धचका लगा है, तो लाजमी तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हमारा महकमा ही करेगा।